हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए पोल साइंस सब्जेक्ट का, जो हमने चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है इंडिया एंड अदर कंट्रीज। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले, बेसिकली आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये चैप्टर है इंडिया एंड अदर कंट्रीज, यानी इस चैप्टर में हमने इंडिया के साथ बाकी कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशन है और कौन कौन सी कंट्रीज है जो हमारे आसपास है, नाइबरिंग कंट्रीज, जिसमें से हमने पाकिस्तान देख लिया, चाइना देख लिया, बांग्लादेश देखा, म्यांमार देखा, फिर उसके बाद हमने भूटान देखा, ठीक है ना, बांग्लादेश, इस प्रकार की कई सारी कंट्रीज का हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी था वो सब पढ़ लिया। एंड उसके बाद हमने देखा किस प्रकार डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज थी, उनकी क्या योगदान थे हमारी कंट्रीज में, और हमारी कंट्रीज ने किस प्रकार उनको हेल्प किया, जैसे मालदीव्स हो गए, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज के बारे में हमने पढ़ा है। और आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज पढ़ेंगे हमारा इंडिया का अमेरिका के साथ क्या ताल्लुक है, कैसा रिलेशन है, ये हम देखेंगे। तो इंडिया का अमेरिका के साथ, इंडिया का रशिया के साथ, एंड साथ ही में कुछ यूरोपियन कंट्रीज के साथ कैसा है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। और बाकी के सब्जेक्ट्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हो। साइंस मैथ्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, इंग्लिश ग्रामर पूरा कंप्लीट है, सोशल स्टडीज भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो जितने भी वीडियो से आप सर्च करोगे तो दिख जाएंगे, प्लेलिस्ट में भी देखोगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। शुरुआत कर लेते हैं आज के इस लेक्चर की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडिया का अमेरिका के साथ कैसा रिलेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे, इंडिया एंड अमेरिका, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जैसे कि आप जानते हो कि अमेरिका इट इज़ अ मोस्ट पावरफुल कंट्री, आप बोल सकते हैं एक टाइम पे कि अमेरिका के पास फाइनेंशियल चीज़ों के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा पैसा है और मिलिट्री के पावर के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ है उनके पास। तो यानी कि कहीं ना कहीं इंडिया और अगर अमेरिका का एक प्रॉपर अच्छा रिलेशनशिप है, तो कहीं ना कहीं इसका जो एडवांटेज होगा वो किसको होगा, हमारे इंडिया को होगा, ये आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन एक टाइम था दोस्तों कि जब अमेरिका और जो बाकी का जो कंट्री, एक आपको पता है USSR यानी सोवियत यूनियन, या फिर अब आज के डेट में हम लोग रशिया बोलते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। तो उस कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या हो गया था, सिचुएशंस काफ़ी अच्छी नहीं थी। ये दोनों के बीच में एक लड़ाई थी, लेकिन वो सामने सामने की लड़ाई नहीं थी, वो एक कोल्ड वॉर था, ठंडा शीत युद्ध बोलते हैं उसको, ठीक है। एंड वो युद्ध में ऐसा था कि ना अमेरिका USSR यानी सोवियत यूनियन को सपोर्ट नहीं करता था, सोवियत यूनियन अमेरिका को सपोर्ट नहीं करता था, और उसके बीच में जो भी अलायंसेस हो गए थे वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिफ्रेंशिएट हो गए थे अलग अलग कंट्रीज में। लेकिन जो इंडिया था, कहीं ना कहीं एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उस टाइम पे तो चलो पावरफुल नहीं था, लेकिन आज के डेट में अगर हम बात करेंगे कि मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, तो इंडिया का भी शायद उसमें एक नाम जुड़ गया है, यानी कि इंडिया भी एक पावरफुल कंट्रीज में शामिल हो गया है। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे पास एक पावरफुल कंट्री होने के साथ एक पावरफुल लीडरशिप क्वालिटी भी है, यानी कि हमारे इंडियंस में जो लीडरशिप क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो इस प्रकार की कई सारी चीज़ें हैं। और अमेरिका जो है, ठीक है, वो हमेशा से एक इंडिया का बहुत अच्छा पार्टनर रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है ना, जो व्यापार होते हैं ना, जिसको हम लोग बिजनेस बोलते हैं नॉर्मली, तो ट्रेडिंग के तौर पे हमारा इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ इंडिया का बहुत ही अच्छा हमेशा रिलेशनशिप रहा है। और बहुत सारे बिजनेसेस हमने इंडिया के साथ मिलजुल के करे। और खासकर आप देखोगे कि हमारे इंडिया का हिस्ट्री ये रहा है कि इंडिया के बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, बच्चे जो है वो अमेरिका जाते हैं, किसके लिए, पढ़ने के लिए जाते हैं, या तो वो स्टडी करने के लिए जाते हैं या तो वो वर्क करने के लिए जाते हैं। तो ये दो चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जो लोग हैं यहाँ से अमेरिका जाते हैं, और इसीलिए शायद अमेरिका के अंदर भी एक इंडियन कल्चर जो है वो थोड़ा सा डेवलप हो गया और एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन हो पाया अमेरिका से, क्योंकि अमेरिकन जो है वो इंडिया को उतना ही पसंद करते हैं, क्योंकि अमेरिका में आप जाओगे तो इंडियंस आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलेंगे, और बहुत ही सालों से वो लोग बसे हुए हैं, उनके जनरेशन बाय जनरेशन भी वहाँ पे बसे हुए हैं, ठीक है। और इंडिया का अमेरिका के साथ चाहे वो कल्चरल रिलेशन हो, चाहे वो सोशल रिलेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशन हो, बहुत ही अच्छा रिलेशन हमने बना के रखा है। तो जैसे ही वो कोल्ड वॉर जब चल रहा था सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में, तो जैसे ही ये जो कोल्ड वॉर है ये जब खत्म हुआ, आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, तो क्या हो गया कि इंडिया जो था नॉर्मली, उसने अमेरिका के साथ बहुत ही अच्छा एक मिलिट्री रिलेशन बना लिया। मिलिट्री रिलेशन का मतलब ये होता है कि हमें जो भी चीज़ की जरूरत होती थी, किसी भी चीज़ की जरूरत होती थी इन टर्म्स ऑफ आर्मी, मिलिट्री, डिफेंस सर्विस की, तो हम क्या करते थे, अमेरिका से हेल्प ले लेते थे या फिर अमेरिका से डील कर लेते थे। तो अमेरिका के साथ हमारा मिलिट्री रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और एक तरीके से आप जानते हो कि इंडिया ने एक फ्री इकोनॉमी होने की कोशिश की है नॉर्मली, तो बहुत सारा जो
मार्केट इकोनॉमी है वो अमेरिका ने इंडिया के अंदर पकड़ के रखा है, क्योंकि वो लोग एक चीज़ जानते हैं कि इंडिया का जो मार्केट है वो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट आफ्टर द चाइना, यू कैन से इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वाइज इंडिया का मार्केट बहुत अच्छा है। तो अमेरिका ये सब चीज़ में एडवांटेज ढूंढता है हमने हमेशा, और इसीलिए वो इंडिया के साथ भी अपना अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहता है। सिर्फ हमको गरज नहीं है, सिर्फ इंडिया वाले को गरज नहीं है कि हम अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छा बनाएं, अमेरिका को भी उतनी ही गरज है कि जब वो कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं अपना, जब वो कुछ ट्रेड करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो इंडिया को एक एज ए मार्केट देखते हैं। इंडिया एक बहुत अच्छा मार्केट है, जैसे कि समझ लो एक एप्पल फोन है, आईफोन, ठीक है ना, तो एक एप्पल फोन है, तो यहां पे देखा जाए तो इंडिया में कितने सारे यूजर्स ऐसे हैं जो आईफोन इस्तेमाल करते हैं। तो समझ लो कि अमेरिका से बनने वाला जो फोन है वो इंडिया में बिकता ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करती कि आईफोन बैन है भाई, सीधी सी बात है, आईफोन नहीं हम लोग बिकने देंगे यहाँ पे। तो नुकसान किसका होता? अमेरिका का होता। लेकिन इंडिया ने एक तरीके से अलाउ किया हुआ है, बिंदास आईफोन जो है अमेरिका से आता है और यहाँ पे जाके क्या होता है, दिखता है। तो ये सब चीज़ से कहीं ना कहीं अमेरिका को फायदा हो रहा है। तो एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन किया हुआ है। और जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था, आप जानते होंगे ये कि इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, तो इंडिया ने एक ना नॉर्मली आप जानते हो 1998 के दौरान न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट यानी कि ये टेस्ट किया था कि हमारा इंडिया भी एक न्यूक्लियर कंट्री बन सकता है कि नहीं। तो एक न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उसमें अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा अड़चन डालने की कोशिश की थी कि यार वो ये नहीं चाहते थे कि इंडिया भी एक न्यूक्लियर कंट्री बन जाए, क्योंकि इंडिया डिपेंड था अमेरिका के ऊपर, और कहीं ना कहीं अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे तो वो खुद में एक तरीके से स्मार्ट हो जाएगा, खुद पावरफुल हो जाएगा। तो ये अमेरिका नहीं चाहता था, क्योंकि ऑब्वियसली कोई बड़ा जो व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने थोड़े से नीचे वाले व्यक्ति को दबा के रखना चाहता है। तो वैसे अमेरिका जो है इंडिया को हमेशा दबा के रखना चाहता था। तो बेसिकली यहाँ पे वही बात हो गया। तो बहुत सारे डिस्कशंस हुए इस मुद्दे के ऊपर कि आप टेस्ट नहीं करोगे, लेकिन कैसे ना कैसे, आपने बोला ना, आपने वो मूवी देखा होगा तो आपको ध्यान में होगा, इंडिया ने कैसे भी छुप छुपा के कैसे ना कैसे करके टेस्ट कंडक्ट कर दिया, और एक बार टेस्ट हो गया तो क्या कोई रोकेगा हमें। तो टेस्ट एक बार कंडक्ट हो गया तो फिर टेंशन खत्म हो गया। लेकिन अमेरिका ने एक इंडिया को एक चीज़ बोला कि ठीक है, आपने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिया है, न्यूक्लियर टेस्ट आपने सक्सेसफुल कर लिया, लेकिन ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है इसको आप यूज़ करो, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी फोड़ दो, यार इतना तो अकल है में है ही, या ज़रूरत पड़ेगी तो ही यूज़ करेंगे। तो न्यूक्लियर वेपन्स का एक तरीके से प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो, एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लो इस चीज़ की। तो ये चीज़ जो था एक पर्टिकुलर इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप को बहुत अच्छे दौर पर लेके आया, यानी कि धीरे धीरे हमारा इंडिया का, यानी इंडो और अमेरिकन, अमेरिका का, तो इंडो अमेरिकन जो रिलेशनशिप था काफ़ी अच्छा होने लगा, धीरे धीरे स्लोली डे बाय डे धीरे धीरे अच्छा इंप्रूव होने लगा। और एक तरीके से सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया गया था 2005 में, ठीक है, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया था 2005 में, ताकि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है इसका एक प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो जाए। तो ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, और इसके वजह से थोड़ा धीरे धीरे और भी बेटर कम्युनिकेशन होने लगा। और ये जो अप्रूव किया गया था ये यूएस कांग्रेस द्वारा अप्रूव किया था, ये 2005 में जो अप्रूवल किया गया था, ठीक है। तो 2005 में एक तरीके से एग्रीमेंट साइन हुआ, 2008 में यूएस कांग्रेस ने इसको अप्रूवल दे दिया, और धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन अच्छा होते गया अमेरिका के साथ। और अमेरिका हमेशा हमारे लिए खड़ा होता है, अमेरिका हमेशा एक तरीके से इंडिया को दोस्त मानता है, और बहुत अच्छे रिलेशन हमारे इंडिया के अमेरिका के साथ है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। ये अमेरिका के साथ कैसा हमारा रिलेशन था ये आपने पढ़ लिया। अब एक और बहुत ही बढ़िया देश है उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो इंडिया का रशिया के साथ कैसा रिलेशन है। आप जानते हो रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज, ठीक है ना। अगर हम एरिया के हिसाब से निकालें तो सबसे बड़ा कंट्री रशिया माना जाता है। लेकिन एक टाइम था दोस्तों कि ये जो रशिया था इसका एक नाम था सोवियत यूनियन, ठीक है। तो ये रशिया जो था उसमें से एक कंट्री रशिया था, लेकिन सोवियत यूनियन एक ऐसा कंट्री था, कंट्री नहीं बोल सकते हो, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन यू कैन से आप, ठीक है, एक जिसमें बहुत सारे कंट्रीज आ जाते थे, उसमें से सबसे बड़ा रशिया था। तो ये जब ऑर्गेनाइजेशन था, ये जो सोवियत यूनियन जब था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे भी हमारा इंडिया का सोवियत यूनियन के साथ रिलेशन अच्छा था। एंड जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया, जब सोवियत यूनियन टूट गया आफ्टर द कोल्ड वॉर एंड्स 1991 के बाद, जब ये चीज खत्म हो गया, फिर भी जो रशिया बना, रशिया के साथ भी हमारा इंडिया का रिलेशन काफी अच्छा था। यानी दोनों ही जब थे उस टाइम पे हमारा इंडिया के साथ काफी अच्छा, इंडिया का रशिया के साथ काफी अच्छा रिलेशनशिप था। और ये रिलेशनशिप बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से था, मिलिट्री वाइज भी था, बाकी चीजें भी थे, यानी एक तरीके से अच्छी दोस्ती थी। तो 1971 में इंडिया और सोवियत का एक बॉन्ड साइन हुआ, यानी एक ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ द फ्रेंडशिप एंड द कोऑपरेशन। यानी कि 1971 में जब हमारी सरकार थी तो उस टाइम पे इंडिया का सोवियत यूनियन के साथ क्या हो गया, एक ट्रीटी, एक करार बोलते हैं ना, ट्रीटी मतलब एक एग्रीमेंट तरीके से साइन हुआ, ताकि हम लोग एक दूसरे को
हेल्प कर सके। तो एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बोलते हैं ना कि आप में हम इंडिया वाले रशिया के दोस्त थे, तो रशिया मतलब उस टाइम पे सोवियत यूनियन था, ठीक है ना, तो हम जो है भाई भाई है, इस प्रकार का जो एक ट्रीटी है साइन हुआ। तो यानी कि हम जो है फ्रेंडशिप मेंटेन करेंगे और एक तरीके से आपसे कोऑपरेट करेंगे, जो भी आपके से हो जाए तो कोऑपरेशन हम एक दूसरे को समझ के लेंगे। इस प्रकार का एक बॉन्ड जो है वो साइन हुआ नॉर्मली। और हमेशा ज्यादातर जो फोकस होता था, जो बॉन्ड जो फ्रेंडशिप हुई, वो ज्यादातर दो चीजों की वजह से होता था, या फिर दो चीजों के ऊपर, डिफेंस और एक डिफेंस जो होता था, यानी कि जो मिलिट्री एक्शंस हो गया, डिफेंस सर्विस हो गया, इस प्रकार के ऊपर। एंड दूसरा जो था टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि उस टाइम पे रशिया या फिर सोवियत यूनियन था, टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान देता था। इंडिया हमारा डेवलप कर रहा था तो उसको टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, तो वो कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन से डिफेंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प लेता था और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इंपोर्ट भी करवाता था, ठीक है। तो सोवियत यूनियन ने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक तरीके से जो है हेल्प किया और मिलिट्री हेल्प किया है हमारे इंडियंस को। जब इंडिया मुसीबत में पड़ा है या फिर कभी भी इंडिया के ऊपर कोई दबाव डालने की कोशिश किया है, तो रशिया एक सबसे पहला देश है। आज भी आप देखोगे कहीं ना कहीं कुछ भी अगर लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो सबसे पहले रशिया सामने आता है इंडिया के, और रशिया बोलता है कि हम है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड, एक बहुत ही अच्छा हेल्प जो है रशिया हमें हमेशा से करता आया है और आज भी करता है कहीं ना कहीं, इसीलिए अच्छा रिलेशन है हमारा। तो जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया, अमेरिका अलग हो गया, अमेरिका तो अलग था ही, लेकिन सोवियत यूनियन जो थे वो छोटे छोटे कंट्रीज में बट गए, तो उसमें से एक कंट्री था रशिया। तो उस टाइम पे भी यहाँ पे क्या हुआ, जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो फिर इंडिया ने रशिया के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश की, जो इंडिपेंडेंट कंट्री हो चुका था, लेकिन फिर भी इंडिया ने बहुत अच्छा अपना एक रिलेशनशिप बनाया, चाहे वो अलग अलग सेक्टर्स में हो। तो एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बना के और उसको और इंप्रूव करने की कोशिश की थी। तो 1996 में, ठीक है, एक टाइम है यहाँ पे 1996, तो 1996 में इंडो रशियन रिलेशन काफ़ी अच्छा हो गया था, ठीक है। इंडो रशियन रिलेशन इंडिया का रशिया के साथ, तो इंडो रशियन रिलेशन, जैसे अमेरिका के साथ इंडो अमेरिकन बोलेंगे, वैसे रशिया के साथ इंडो रशियन बोलेंगे। तो इंडो रशियन रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो गया था इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, यानी कि कहीं ना कहीं रशिया जो है मिलिट्री एक्शन से हमें इंडिया को सपोर्ट करेगा हमेशा से, और एक तरीके से मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेगा। जैसे कि अभी हमें कुछ भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स चाहिए होता है तो हम बाहर देश से मंगाते हैं, जैसे हमने इस बार राफेल मंगाया तो फ्रांस से मंगाया, वैसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स हम रशिया से बहुत बार इंपोर्ट कर चुके हैं, रशिया से मंगा चुके हैं, और साथ ही में कुछ मिनरल ऑयल प्रोडक्शन, इस प्रकार की कई सारी चीज़ें जो है हम रशिया से मंगवाते हैं, और रशिया हमारा कोऑपरेट करता है, और ये दोनों कंट्री मिलके अच्छे से ये सब चीज़ें करते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा आज के डेट का आखिरी टॉपिक है, जिसका नाम है दोस्तों इंडिया का यूरोपियन कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशन है। हमने देख लिया अमेरिका के साथ, हमने देख लिया रशिया के साथ, लेकिन कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, उनके साथ हमारा किस प्रकार का रिलेशनशिप था, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंडिया एंड यूरोपियन कंट्रीज, तो यूरोपियन कंट्रीज आप जानते हो, देयर आर सो मेनी यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस हो गए, यूके हो गया, ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं क्या है, यूरोपियन कंट्रीज में कंसीडर किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा रिलेशन पहले से ही था, क्योंकि आप जानते हो कहीं ना कहीं पहले इंडिया तो यूरोपियन कंट्रीज में इंग्लैंड जो कंट्री है उसके कब्जे में ही था। बाद में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो है हमारे इंडिया ने बहुत कोशिश की कि हम जो है वो फॉरेन एक तरीके से ग्लोबल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, क्योंकि इंडिया को एक टाइम पे लोग पूछते नहीं थे, लेकिन आज के डेट में आप देखो इंडिया का एक डिमांड पूरे वर्ल्ड वाइड में, लोग इंडिया को जानते हैं कि एक भारत देश है जो बहुत काबिलियत रखता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंप्रूवमेंट हमने कोशिश की है, रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश की है यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी, और अलग अलग चीज़ जैसे कि इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो, कि टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज होते हैं, इसमें जो टेक्नोलॉजी होती थी वो पहले डेवलप हो जाती थी, हमारे इंडियंस जो है वो धीरे धीरे सीख पाए। तो जब यूरोपियन कंट्रीज में सबसे पहले जो चीज़ डेवलप होती थी वो कहीं ना कहीं इंडिया जो है उनसे सीखता था, इंडिया वहाँ पे जाके कुछ चीज़ों को मंगवाता था। तो ये सब चीज़ टेक्नोलॉजी वाइज हो गया, ये सब हो गया। और टेक्नोलॉजी के अलावा इन टर्म्स ऑफ वेपन्स प्रोडक्शन, एडुकेशन हो गया, बहुत सारे लोग यूके चले जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं, फ्रांस चले जाते हैं लोग पढ़ाई लिखाई करने के लिए, हायर स्टडीज करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए, एमएस करने के लिए लोग चले जाते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी गए हुए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कई सारे चीज़ें सामने आती है। वेपन्स प्रोडक्शन जैसे कि हथियार बनाना, आर्म्स बनाना, ठीक है ना, जो बंदूकें होती हैं, ये सब चीज़ के अलग अलग टाइप की चीज़ें जो है, और खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में, आईटी फील्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर मैं इंजीनियरिंग फील्ड की बात करूंगा, तो यूरोपियन कंट्रीज हमेशा से हमसे आगे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। मॉडर्न कल्चर की बात कर रहा हूँ मैं, एंशियंट कल्चर की बात करूंगा तो हमारे इंडियंस बहुत आगे थे, लेकिन आप मॉडर्न जो सिविलाइजेशन था उसके हिसाब से बात करें तो कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज आगे थे। तो इंडिया ने हमेशा से कोशिश की है कि यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा मेंटेन रहे, सो दैट हम कुछ चीज़ें उनसे देख सके, उनसे सीख सके, उनसे ले सके, इंपोर्ट कर सके, और एक तरीके से हम लोग आपस में मिलजुल के काम कर सके। और खासकर इंडिया का यूरोपियन कंट्रीज के साथ व्यापार भी बहुत अच्छा है, ट्रेड रिलेशन भी अच्छा है, और इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज जो है हर चीज़ में अपना कॉर्पोरेशन दिखाते हैं, और बहुत सारे बॉन्ड यानी कि ट्रीटीज जिसको बोलते हैं, बहुत सारे ट्रीटीज इनके बीच में साइन हुई है, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं, ताकि हर एक मुद्दे के ऊपर ध्यान दिया जाए, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो लाइक बिजनेस हो,
चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, चाहे वो वेपन्स का डील हो। तो इस प्रकार से कई सारे चीज़ें जो है साइन किया हुआ है और अलग अलग मुद्दे के ऊपर ही बात होती है। जैसा कि आप जानते हो देयर आर सो मेनी एक्सटर्नल लाइक टॉपिक्स, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। तो ये सब चीज़ के ऊपर भी मिलके जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आप जानते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन आप जानते हो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अलग अलग कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये भी यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज जो है लीड करते हैं उसमें। तो कहीं ना कहीं अलग अलग मुद्दे के ऊपर, इन्वायरमेंट के मुद्दे के ऊपर या फिर टेक्नोलॉजी के मुद्दे के ऊपर, ये सभी चीज़ जो है यहाँ पे उन्होंने हमेशा से हेल्प किया है। और खासकर स्पेस के लिए, ठीक है ना, एयर स्पेस मैनेजमेंट के लिए, और साथ ही में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टेररिज्म से लड़ने के लिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए भी ये यूरोपियन कंट्रीज ने हमारा इंडिया का हमेशा से साथ दिया है। और इंडिया के ऊपर जब भी टेरर अटैक हुआ है तो कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज उठ के सामने आती है और हेल्प करने की हमेशा से कोशिश करती है इंडिया वाले को। और यही सब चीज़ आप बोल सकते हो कि ये इंडिया का डेवलपमेंट के लिए इन्होंने एक बहुत ही अच्छा रोल अदा किया है। और इसीलिए शायद इंडिया हमारा जल्दी से जल्दी डेवलप हो सकता है। डेवलप मतलब डेवलपिंग तो है, लेकिन डेवलप्ड कंट्री भी जो है इंडिया जल्दी से जल्दी बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आज का ये जो लेक्चर है दोस्तों ये मैं समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि आज हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं, जिसका नाम है अमेरिका के साथ इंडिया का क्या रिलेशन था, रशिया के साथ कैसा था और यूरोपियन कंट्रीज के साथ कैसा था। ये सभी टॉपिक्स हमने आज डिटेल में डिस्कस कर लिए। लेकिन और भी ऐसे कंट्रीज हैं, जैसे कि अगर बात करें हम लोग अफ्रीका के साथ कैसा है, साउथ ईस्ट एशिया में कैसा है हमारा रिलेशनशिप इंडिया का, तो ये सभी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के आखिरी लेक्चर में, जो कि होगा दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 5। तो लेक्चर नंबर 5 में जल्द से जल्द लेकर आ जाऊंगा आपके लिए, जिसमें हम बाकी चीज कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग बने रहना हमारे साथ और प्यार दिखाते रहना। इसी के साथ वीडियो आज का समाप्त होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।